नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कि हिंदू में कैसे किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है, उस आपका अकॉर्डिंग टू हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दे रखा है। तो हिंदू एंड अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 में ये लॉ आया। देन आफ्टर दैट जो भी हमारे अडॉप्शन लॉ है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ठीक है। प्रिलिमिनरी आपका सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड दिस एक्ट मे बी कॉल्ड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट J&K, बट आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो थोड़ा सा यहाँ पे अब एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये जो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट के रिगार्डिंग है, इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। क्योंकि अगर आप देखोगे हिंदू मैरिज एक्ट में देखोगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट में देखोगे, या फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में, तो सेम है। हिंदू जो चारों एक्ट है, ये 4 एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये चारों में ये जो प्रोविजन है बिल्कुल सेम है। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, हु इज हिंदू टाइटल होगा, तो ठीक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज डेफिनेशन। The expression custom and uses signify any rule which having been continuously and uniformly observed for a long time has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group of family। मतलब ऐसा कोई कस्टम जो काफी टाइम से हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम कस्टम यूजेस बोलेंगे। provided that rule is certain and not unreasonable opposed to public policy। obviously जो कस्टम है हमारा वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा। provided further that in case of rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family। कई बार फैमिली के अपने कुछ रूल होते हैं, कस्टम होते हैं, वो कंटिन्यू चल रहेंगे। सेकेंड थिंग, मेंटेनेंस इंक्लूड, ठीक है, मेंटेनेंस का भी यहाँ पे दे रखा है। हिंदू वुमेन के लिए राइट है मेंटेनेंस का अंडर सेक्शन 18। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मेंटेनेंस पे ही बनाएंगे। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट अडॉप्शन के रिगार्डिंग, सेकंड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। इन ऑल केसेस प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथ, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, दीज आर द मेंटेनेंस। जो बेसिक मेंटेनेंस है वो आपका डेफिनेशन यहाँ दे रखा है। यहाँ पे एमसीक्यूज आपको बन सकता है कि कहाँ से कौन कौन से चीजों में मेंटेनेंस इंक्लूडेड होगा, तो वो फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, education or medical attendance। In case of an unmarried daughter, also the reasonable expenses of incident of her marriage, that and then minor means a person who has not been completed his or her age of 18 years। तो माइनॉरिटी की एज यहाँ पे क्या रखी है, 18 years। तो ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन सेविंग क्लॉज है यहाँ पे, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दैट, सेव एज otherwise expressly provided in this act any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom uses as part of law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। ठीक है, मतलब इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई कस्टम था या कोई यूजेस था या कोई टेक्स्ट, रूल एक्सेट्रा, वो सारे सीज हो जाएंगे, ठीक है। देन जो इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट है, any other law for in time law in force immediately before the commencement of this act shall cease to apply to Hindus insofar as it inconsistent with any of the provision of content। जो इनकंसिस्टेंट है, अपोजिट है इससे पहले जो लॉ था 1956 से पहले कोई भी रिगार्डिंग कस्टम था या कोई भी लॉ था अडॉप्शन के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे सीज हो जाएगा, ठीक है, वो हिंदू के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो हिंदू के ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे अडॉप्शन से रिलेटेड है, तो सेक्शन 5 अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। बोलता है अडॉप्शन ओनली रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर, इसके बाहर अडॉप्शन रेगुलेट नहीं हो सकता है। तो दिस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 सॉरी सेक्शन नंबर 5 कंट्रोल द अडॉप्शन एक्ट। तो नो अडॉप्शन शैल बी made after the commencement of this act by or to Hindu except in accordance with the provision contained in this chapter, and any adoption
मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ द सेट प्रोविजन शैल बी वॉइड। ये बोलते हैं कोई भी अडॉप्शन इसके बाहर नहीं हो सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो रूल है यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्शन वैलिड मानी जाएगी। अगर आप इसके बाहर कोई अडॉप्शन बनाते हैं, इन रूल के अगेंस्ट कोई अडॉप्शन करते हो, वो अडॉप्शन क्या मानी जाएगी? वॉइड। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2 ही आपका अडॉप्शन होना चाहिए। जो अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है कोई चाइल्ड को, चाहे वो आपका डॉटर है चाहे वो सन है, तो वो अडॉप्शन कैसे होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अगर आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं किया तो वो वॉइड माना जाएगा। एन अडॉप्शन विच इज वॉइड शैल नाइदर क्रिएट एनी राइट इन अडॉप्टेड family in favor of any person which he or she could not have acquired except by reason of the adoption, not destroy the right of any person in the family of his or her। ये बोलता है अगर कोई आपका अडॉप्शन इधर चाहे डॉटर और सन का अडॉप्शन लिया, तो कोई भी अडॉप्शन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर वो वॉइड होगा, अगर वो अडॉप्शन वॉइड होगी, तो वॉइड आपको ऊपर वाले क्लॉज 1 में बता दिया कि वॉइड कौन सी होगी, जो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर नहीं होगी, तो देन उस अडॉप्शन वो वैलिड अडॉप्शन नहीं होगी। और वो जो अडॉप्टेड सन है उसका राइट क्रिएट नहीं होगा अडॉप्टेड फैमिली में, और ना ही वहां से सीज होंगे उसके राइट, ना ही वहां से ओरिजिनल फैमिली जहां पर उसने बर्थ लिया वहां से उसके वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे वो राइट। ठीक है, एज इट इज वैसे ही रहेंगे। देन Section 6, requisite of valid adoption. No adoption shall be valid unless, ये conditions है यहाँ पे, the person adopted has the capacity and also the right to take adoption। कि जो adopting has to be capacity, उसकी capacity होनी चाहिए, वो आगे दे रखा है मेल और हिंदू फीमेल हिंदू के रिगार्डिंग, and also the right to take adoption, उसका right होना चाहिए adoption लेने का। The person giving an adoption has capacity to, जो वो भी capable होना चाहिए, जो अडॉप्शन दे रहा है और जो ले रहा है दोनों कैपेबल। कैपेबल मींस अकॉर्डिंग टू लॉ कैपेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, द पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, जो जिस पर्सन को अडॉप्टेड वो भी कैपेबल आपका कैपेबल होना चाहिए अडॉप्शन में देने लिए। द अडॉप्शन इज मेड इन अ कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन मेंशन इन दिस चैप्टर, और इसके अलावा उनकी कॉम्पिटेंसी के अलावा जो अदर कंडीशन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2, वो कंडीशन भी कंप्लायंस होनी चाहिए, देन वो अडॉप्शन वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज नॉट। तो अदरवाइज नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड। ठीक है, ये आपको फुलफिल करना होगा, देन अडॉप्शन वैलिड होगा। अब सेक्शन 7 में क्या कॉम्पिटेंसी की बात करें, कौन सा पर्सन कॉम्पिटेंट होगा? कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू बी टेकन अडॉप्शन, कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन एनी मेल हिंदू who is of sound mind। तो पहला क्या है कि साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। एंड इज नॉट अ माइनर, वो माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। टू टेक अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन, वो फिर वो सन और डॉटर दोनों को ले सकते हैं अडॉप्शन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? साउंड माइंड होना चाहिए, सेकंड मेजर होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज वाइफ लिविंग he shall not adopt except with the consent of his wife। ठीक है, अगर उसके हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ लिविंग है, अगर तो डेथ होगी वाइफ की, दैट्स डिफरेंट थिंग। अगर वहां पे लिविंग वाइफ है एट प्रेजेंट जब आप अडॉप्ट कर रहे हो, और ये मेल हिंदू की बात कर रहा हूं मैं, तो उस मेल हिंदू को अपने वाइफ की कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंडेटरी है। अगर वो नहीं शैल वर्ड हुआ है, ठीक है, शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ वाइफ unless the wife has completely and finally renounced the world or has ceased to be Hindu or has been declared by court to competent jurisdiction to be unsound mind। Unless मतलब अगर exceptional केस, मान लो किसी की वाइफ unsound mind है, तो वहां पे exempted हो सकता है कंसेंट। अगर फाइनली उसको डिक्लेयर कर रखे आपका अनसाउंड माइंड कोर्ट ने, या फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, उसने संन्यास ले लिया एक्सेट्रा, या फिर ठीक है, या फिर सीज टू बी हिंदू, या वो कन्वर्ट हो गया दूसरे धर्म में। ठीक है, तब वहां पे एग्जम्पशन है कंसेंट में, अदरवाइज कंसेंट मैंडेटरी है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा और एक्सप्लेन किया वाइफ के रिगार्डिंग, कंसेंट के रिगार्डिंग। इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ लिविंग एट अ टाइम ऑफ अडॉप्शन, the consent of all the wife is necessary unless the consent of any one of them is unnecessary for any of the reasons specified in proceeding। ये बोलते हैं मान लो सपोज कोई हस्बैंड है, उसकी पहले एक वाइफ है। ठीक है, तो इस वाइफ लिविंग वाइफ है,
और ना तो ये साउंड माइंड है एक्सेट्रा, तो इसकी कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट। अब मान लो सपोज अगर ये अनसाउंड हो जाती है या फिर रिनाउंस द वर्ल्ड या फिर आपका सीज टू बी हिंदू, तो यहाँ पे एग्जम्प्टेड है, फिर आप विदाउट कंसेंट ऑफ वाइफ वहां पे अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेनेशन बोल रहा है आपका कि मान लो सपोज अगर हस्बैंड के दो वाइफ, मोर देन वन वाइफ, देखो 1956 में जब एक्ट आया उससे पहले हिंदू भी मतलब टू वाइफ्स होती थी, ठीक है, तो वो उस टाइम की सिचुएशन की बात कर, तभी तो ये लॉ इस तरह से बनाया, एक्सप्लेन कर गया आगे, ठीक है। आज की डेट में ठीक है, 1956 के बाद अगर दो मैरिज करते हो वो बाइगेमियस मैरिज मानी जाएगी, आप नहीं कर सकते हो, वन टाइम वन लिविंग वाइफ होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दैट केस अगर W1 है, दोनों की कंसेंट लेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दोनों की कंसेंट है, ठीक है। अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करें, मान लो सब W1 अनसाउंड है, इवन दो टू वाइफ्स है, बट W1 अनसाउंड है, तो फिर W1 की कंसेंट लेना नॉट इंपॉर्टेंट, फिर W की कंसेंट से आप ले लोगे, ठीक है। तो वो कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। देन सेकंड, कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक एन अडॉप्शन, एनी फीमेल हिंदू हु इज साउंड माइंड, हु इज नॉट अ माइनर, who is not married, or if married, whose marriage has been dissolved, or whose husband is dead or has completely finally lost the world, ceased to be Hindu, quote Compton, has kept to take son or daughter adoption। तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट भी हुआ है इसमें, यहाँ पे क्या है कि आपको कंसेंट यहाँ पे हस्बैंड की कंसेंट के बगैर फिर भी नहीं ले सकते, तो कंसेंट ऑफ हस्बैंड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हस्बैंड की कंसेंट भी यहाँ पे लेनी पड़ेगी, क्लियर। कंडीशन सेम है, साउंड माइंड माइनर, और अगर एग्जाम्पशन कहाँ होगा, जहाँ पे या तो अनसाउंड माइंड हो पर्सन, या फिर वो फाइनली लॉस्ट द वर्ल्ड, या फिर डेड हो गया हो, या फिर डिसॉल्व, ऑब्वियसली जब डाइवोर्स हो जाता है तो पर्सन खुद से ले सकते हैं, तो वहां तो मैरिज ही डिसॉल्व हो सकता है। पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग एन अडॉप्शन, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिविंग द चाइल्ड इन अडॉप्शन। अब अडॉप्शन में कौन पर्सन अडॉप्शन में दे सकता है? कौन दे सकता है? फादर दे सकता है, ठीक है, और मदर, दोनों के पास राइट है, और गार्डियन जो अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, गार्डियन यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। देन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 3 और 4 सॉरी, फादर इज अलाइव शैल अलोन हैव द राइट टू गिव एन अडॉप्शन सच राइट, ये आप देख लेना, यहाँ अमेंडमेंट हुआ है, तो अमेंडमेंट को एक बार चेक क्रॉस चेक कर लें 2010 में, ठीक है। तो देन गार्डियन आपका यहाँ पे, यहाँ देखो डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे, गार्डियन मीन्स a person having the care of the person of child or both person and property of the individual, ठीक है। तो गार्डियन अपॉइंटेड बाय बिल, चाइल्ड्स मदर और फादर ऑब्वियसली अपॉइंटेड बाय बिल में भी आपका गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था। गार्डियन अपॉइंटेड इन डिक्लेयर बाय द कोर्ट, यस कोर्ट भी डिक्लेयर कर सकता है, और कोर्ट का डेफिनेशन मीन्स द सिटी और सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट और हुज जुरिसडिक्शन द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड ऑर्डिनरी रेजिडेंस, तो ये ठीक है। देन सेक्शन 10, पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट किया जा सकता है? नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल। नंबर 1, ही और शी इज अ हिंदू, जिसको आप अडॉप्ट करें वो क्या होना चाहिए? ही और शी इज अ हिंदू, ही और शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, वो पहले से अडॉप्शन, एक ही टाइम अडॉप्शन होगा, अगर किसी को हमने अडॉप्ट कर दिया तो उससे पहले वो अडॉप्शन में नहीं होना चाहिए, उसके अडॉप्शन पहले नहीं होनी चाहिए। अगर अडॉप्टेड चाइल्ड को आप दोबारा से फिर से अडॉप्ट नहीं करते, जो अगेन आप उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड unless there is a customer uses applicable to the parties which permit person who are married being taken an adoption। देखो जनरल रूल ये है कि पहले वो हिंदू होना चाहिए, सेकेंड थिंग वो ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, थर्ड थिंग वो मैरिड नहीं होना चाहिए, अनमैरिड, ठीक है। ही और शी नॉट बीन मैरिड, बट एक्सेप्शनल सरकम समटाइम क्या होता है, किसी का कस्टम होता है, ठीक है, यूजेस है, और कस्टम यूजेस के डेफिनेशन हमने 3 clause 1 में देखा है, तो देन कस्टमर यूजेस में कहीं पे एप्लीकेबल है तो मैरिड पर्सन को भी अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन जनरली आपका ही और शी नॉट बीन मैरिड, तो ये सिर्फ एक्सेप्शन में जहां पे कस्टम परमिट करता है।
he or she has not completed the age of 15 years. तो मतलब 15 साल तक के बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है, चाहे वो डॉटर है चाहे वो गर्ल है, 15 years not complete the age of 15, but फिर भी एक्सेप्शनल केसेस में unless there is a custom or uses applicable to the parties which permit person who have completed the age of 15 years being taken in adoption. ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे सेम आपका एक्सेप्शन केसों में कि पहले वो मैरिड नहीं होना चाहिए, सेकंड थिंग वो नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 15, बट फिर भी अगर कोई कस्टमर यूजेस है तो देन ठीक है. Then other conditions for valid adoption. In every adoption, the following condition must be complied with. If any adoption is of a son, the adopted father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu son. Son is son, son is son is son, whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of the adoption. ठीक है, अब देखो हस्बैंड और वाइफ है, अगर मान लो वो कोई सन अडॉप्ट करे, सन अडॉप्ट करे, तो उनका अपना कोई ना तो सन होना चाहिए, ना ही सन का सन होना चाहिए, ना ही सन का सन होना चाहिए. 3 जनरेशन तक कोई भी सन नहीं होना चाहिए. सन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मान लो ये इसकी डेथ होगी तो इसका आगे सन हो सकता है, अगर इसकी डेथ होगी आगे इसका सन हो सकता है. तो कोई भी इस जनरेशन, ना तो ये वाला होना चाहिए, ना ये ना ये, लिविंग नहीं होना चाहिए. हो सकता है तीनों की डेथ हो चुकी है, उसके बाद अडॉप्ट कर सकते हो आप सर. अगर मान लो एक भी इनमें से लिविंग है तो यू कैन नॉट अडॉप्ट, फिर आप अडॉप्शन नहीं कर सकते, चाहे वो मदर है चाहे फादर है, कोई भी अडॉप्शन नहीं कर सकते. अगर सन आप यहाँ पे अडॉप्ट करें तो ये रूल एप्लीकेबल है. देन डॉटर के रिगार्डिंग, इफ द अडॉप्शन इज अ डॉटर, द अडॉप्टेड फादर और मदर बाय होम द अडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू और डॉटर और सन्स डॉटर, whether the legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption. तो अगर आप डॉटर अडॉप्ट कर रहे हो तो जो मदर एंड फादर है, ना तो उनके आगे डॉटर होनी चाहिए, ना ही सन्स की डॉटर होनी चाहिए. अगर उनका सन है उसकी डॉटर भी नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे 2 जनरेशन तक आपका है, ठीक है, ना ही डॉटर होनी चाहिए, ना डॉटर्स डॉटर होनी चाहिए, ना सन इज डॉटर होनी चाहिए, 2 जनरेशन तक है यहाँ पे, ठीक है. तो आप अगर ये चीज नहीं है तब आप अडॉप्शन कर सकते हो. इफ अडॉप्शन इज मेड बाय मेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज अ फीमेल, द अडॉप्टेड फादर इज एट दिस 21 years older than this person to be adopted. मान लो सपोज अडॉप्शन इज बाय मेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज फीमेल, तो मेल और फीमेल के बीच कितना गैप होना चाहिए? जब आप अडॉप्ट कर रहे हो, मेल है और आप अडॉप्शन में जो ले रहा वो फीमेल है, 21 years का गैप होना चाहिए उनके बीच में, बिकॉज दिस इज आपका समटाइम क्या हरासमेंट एक्सेट्रा के रिगार्डिंग, तो ये एक प्रोटेक्शन है यहाँ पे. तो कितने इयर्स का गैप होना चाहिए? 21 years का. आपको एमसीक्यूज में भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है. इफ द अडॉप्शन इज बाय अ फीमेल, द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज अ मेल. अगर कोई फीमेल अडॉप्शन कर रहा है और जो पर्सन आप अडॉप्ट क्या किया जा रहा है, मेल को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भी एज गैप होना चाहिए, वहां पे भी 21 years का एज गैप होना चाहिए दोनों पर्सन के बीच में. देन the same child may not be adopted simultaneously by 2 or more person. देखो one time father और mother and F1 और M1. तो अगर कोई सन है, इन्होंने अडॉप्शन में ले लिया, फिर ये अडॉप्शन नहीं कर सकते. एक टाइम साइमल्टेनियसली 2 पेरेंट्स, यहाँ पे पर्सन की बात की, मोर पर्सन बाय 2 और मोर पर्सन, मतलब पेरेंट्स की बात की, चाहे वो फादर है चाहे मदर है. फादर मदर को हम एक ही माना जाएगा जब क्योंकि उसके कंसेंट से होगा, इन दोनों की कंसेंट से अडॉप्शन लिया जाएगा. लेकिन अगर FM ने किसी सन को अडॉप्ट कर दिया, फिर उसी सेम सन को F1 और M1 अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली given and taken in adoption by the parents or guardian concerned or under their authority with intent to transfer the child from the family of its birth, or in the case of an adoption abandoned child or child whose parentage is not known, from the place of family where it has been brought off the family to be adoption. एक गिविंग टेकिंग का जो प्रोसीजर रहता है कि जिसने अडॉप्शन में देना है वो गिविंग करेगा, जिसने अडॉप्शन में लेना है वो टेकिंग करेगा. तो ये एक तरह से ट्रांसफर हो जाएगा एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जो अडॉप्टेड चाइल्ड है. प्रोवाइडेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दाता होमा शैल नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ द एडॉप्शन. वो हिंदू
धर्म के अंदर दाता हवन टाइप होता है, एक अडॉप्शन का रिचुअल है। तो वो जरूरी भी नहीं है, अगर मान लो कोई नहीं करता है, बस गिविंग और टेकिंग होना चाहिए, एंड देन अकॉर्डिंग टू चैप्टर 12 आपका अडॉप्शन होना चाहिए। द नाउ द सेक्शन 12 इफेक्ट ऑफ द अडॉप्शन। ठीक है, एन अडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी चाइल्ड of his or her adopted father or mother for all purpose with effect from the date of the adoption, and from such date all the ties of child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by adoption in the adopted family। देखो जनरली क्या रहता है कि मान लो कोई सन है, F1 और M1 का कोई सन बर्थ हुआ है इस फैमिली में। अब इस सन का बर्थ यहाँ पे हुआ है, देन नाउ F2 और M2 ने इसको अडॉप्ट करना है। अब इस सन को अडॉप्ट किया जा रहा है, अब ये सन किसका माना जाएगा? अडॉप्टेड फैमिली। ये ओरिजिनल फैमिली है, बर्थ फैमिली, ये अडॉप्टेड फैमिली। अब बर्थ मान लो सपोज बर्थ हुआ इस फैमिली में और अडॉप्शन यहाँ पे हुआ, ठीक है, और ये गिविंग और टेकिंग होगा ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द जो कंडीशन है फुलफिल होगी। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसके सारे जो राइट है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अपने ओरिजिनल फैमिली में। अब इसके मदर और फादर कौन बनेंगे? अडॉप्टेड फादर एंड अडॉप्टेड मदर, ये नेचुरल गार्डियन बन जाएंगे इसके सन के। ठीक है, अब आफ्टर दैट डीम टू बी चाइल्ड ऑफ हर अडॉप्टेड फैमिली, तो अडॉप्टेड फैमिली का वो चाइल्ड माना जाएगा फॉर पर्पज ऑफ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन। जिस दिन से अडॉप्शन विद इफेक्ट, मान लो अगर 25 जुलाई 2022 का अडॉप्शन हुआ, तो 25 जुलाई के बाद इसको क्या माना जाएगा कि अब ये फादर और मदर इसके हैं F2 और M2। ठीक है, एंड देन उसके सारे राइट यहाँ क्रिएट हो जाएंगे इस फैमिली में। ठीक है, एंड देन सारे राइट, जो भी राइट उसको मिलेंगे, चाहे प्रॉपर्टी राइट है बट अदर राइट, वो सारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट, आगे इसको और प्रोवाइजो में क्रिएट किया है, द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन whom he or she could not have married if he or she had continued the family of his birth। ये मतलब वो चाइल्ड, अब अडॉप्शन तो यहाँ बच्चा यहाँ आ गया, मालूम के बाद में कोई डॉटर यहाँ पे हुई, तो ये इस डॉटर से मैरिज नहीं कर सकता, बिकॉज अगर वो उसी ओरिजिनल फैमिली में रहता तो तब भी वो नहीं कर सकता है। मान लो हम एक डीम्ड फिक्शन करेंगे कि मान लो सपोज अगर वो ओरिजिनल फैमिली में होता, जिन जिन रिलेटिव से, जिन जिन रिलेशनशिप से वो मैरिज नहीं कर सकता, वो अडॉप्शन के बाद भी उनसे मैरिज नहीं कर सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट any property which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person, subject to the obligation, if any, attaching to the ownership of such property, including the obligation to maintain relative of family of his birth। ये बोलते हैं कि अगर अडॉप्शन से पहले कोई प्रॉपर्टी वेस्टेड है, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है, वो कंटिन्यू रहेगी, वो डिसकंटिन्यू नहीं होगी। यस, अगर कोई लिमिटेशन है, अगर कोई कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे, वो अलग बात है, अदरवाइज उसका कंटिन्यू रहेगा। The adopted child shall not divest any portion of estate which vested in him or before adoption। और before adoption से पहले किसी को अगर प्रॉपर्टी वहां पे वेस्टेड होगी तो वो डाइवेस्ट नहीं करेगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, 13 राइट ऑफ अडॉप्टेड पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब देखो अडॉप्शन, जब बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो पेरेंट्स की जो राइट है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का राइट है, प्रॉपर्टी को एलिनेशन करने का राइट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, एन अडॉप्शन डज नॉट डिप्राइव द अडॉप्ट। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर एग्रीमेंट बन रखा है जब अडॉप्शन लेते हो तो, अदरवाइज नॉट। जनरल रूल ये है, an adoption does not deprive the adopted father or mother of the power of to dispose of his or her property by transfer inter vivus or by will। तो मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फादर में, जो अडॉप्टेड फादर है, अडॉप्टेड मदर है, वो वैसे ही पहले की तरह अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे ही वो अपने बिल बना सकते हैं, उनके राइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में इस तरह से मेंशन हुआ है कुछ और चीज तब हो सकता है, अदरवाइज नॉट। डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टेड मदर इन सर्टन केस, अभी मदर के रिगार्डिंग को स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, और यहाँ से एमसीक्यूज आपको काफी आते हैं प्रीलिम्स में। वेयर अ हिंदू who has a wife living adopt a child, she shall be deemed to be adopted mother। अगर कोई हिंदू मेल है, उसने ठीक है, और उसकी वाइफ लिविंग है, तो उसने चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, तो उस जो अडॉप्टेड जो पर्सन है, उसने जो चाइल्ड अडॉप्ट किया है और उसकी वाइफ, उस वाइफ को हम अडॉप्टेड मदर बोले, क्या बोलेंगे? अडॉप्टेड मदर मानी जाएगी। Where adoption has been made
विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ। अब जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया था कि अगर मोर देन वन वाइफ है, ठीक है, द सीनियर मोस्ट इन मैरिज अमॉन्ग देम शैल बी डीम्ड टू बी अडॉप्टेड मदर एंड अदर इज स्टेप मदर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपका कि देखो कंसेंट तो सबकी लेनी है, तो मोर देन वन वाइफ है सबकी कंसेंट आपको लेनी होगी, विदाउट कंसेंट तो आपका अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा। लेकिन जब आप कंसेंट लेने के बाद, अब मान लो टू वाइफ्स है और टू वाइफ में से अडॉप्टेड मदर कौन सी होगी और स्टेप मदर कौन सी, क्या दोनों अडॉप्टेड मदर है? नो, उसमें से जो सीनियर मोस्ट है वो आपका अडॉप्टेड मदर होगी, ठीक है। बाकी जो बाकी वाइफ होगी उसके बाद की जो वाइफ है, मान लो सेकंड वाइफ है, थर्ड वाइफ है, फोर्थ वाइफ, वो आपका स्टेप मदर होगी। जो सीनियर मोस्ट है उसको ही हम सिंगल एक वुमेन को ही हम अडॉप्टेड मदर बोला जाएगा। क्योंकि आप जब अडॉप्शन लेते हो दो वाइफ का नाम तो सर्टिफिकेट पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही मदर का नाम होगा, तो अडॉप्टेड मदर एक ही होगी उसमें से, दैट्स वाई यहाँ पे सीनियर मोस्ट जो होगी वो अडॉप्टेड मदर कहलाई जाएगी। Where a widow or bachelor adopt a child, and a wife whom he subsequently married shall be deemed to be stepmother of adopted child। ये बोलता है कि अगर कोई विडोर है या मान लो जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसने बाद में किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, तो आफ्टर दैट बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद अगर वो मैरिज करता है किसी से, तो जिससे वो मैरिज करता है, ठीक है, तो वो अडॉप्टेड मदर नहीं होंगी, वो क्या होगी? स्टेप मदर ऑफ दैट अडॉप्टेड, बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन अडॉप्शन ही टेक्स द अडॉप्शन, बाय दैट टाइम तो वो वाइफ नहीं थी उसकी, ठीक है, वो लेटर और सब्सिक्वेंटली वाइफ बनी, तो इन दैट केस वो स्टेप मदर मानी जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मान लो कोई बैचलर है, ठीक है, उसने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, लेटर ऑन एक दो साल बाद वो मैरिज कर देता है, लेटर ऑन अडॉप्शन के बाद चाहे वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद मैरिज कर लेता है या 1 साल बाद मैरिज करता है, अब जो वाइफ उसके होने वाली वाइफ है, जो वाइफ आई, वो अडॉप्टेड मदर नहीं होगी, वो स्टेप मदर ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड होगी। Where a widow or an unmarried woman adopt a child, any husband whom she married subsequently shall be deemed to be step father of the adopted child। सेम यहाँ पे वुमेन के ऊपर भी, अगर कोई मान लो किसी वुमेन का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है और वो विडो हो जाती है, और विडो के बाद उसके बच्चे नहीं है, तो उसने क्या किया? एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब आफ्टर दैट अडॉप्शन के बाद उसने मैरिज भी कर ली, रीमैरिज कर ली, अडॉप्शन के बाद उसने रीमैरिज कर ली, लेकिन जो रीमैरिज जो ऑब्वियसली जो हस्बैंड होगा, तो हस्बैंड यहाँ पे अडॉप्टेड फादर नहीं होगा, वो क्या होगा? स्टेप फादर होगा ऑफ दैट अडॉप्टेड चाइल्ड, क्योंकि जब उसने अडॉप्शन किया तब तो वो हस्बैंड नहीं था। सेम यहाँ के कोई वुमेन है, मान लो वो अनमैरिड है, और जब वो अनमैरिड थी तो उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, चाहे इधर चाइल्ड और इधर आपका डॉटर और सन, तो उसने अडॉप्ट किया। आफ्टर दैट वो मैरिज करती है, जो अनमैरिड डॉटर है, अब उसने मैरिज किया, आफ्टर द अडॉप्शन मैरिज किया, तो अब जो हस्बैंड होगा वो स्टेप फादर ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड होगा। तो दीज आर द कुछ बेसिक था आपका मदर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे वैलिड, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है, इस सेक्शन को बड़े अच्छे से आप थोड़ा सा रीड करना। वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल, no adoption which had been validly made can be cancelled by the adopted father or mother or any other person, nor can the adopted child renounce his or her status of such return to the family or his other। तो अगर वैलिड है अकॉर्डिंग टू चैप्टर 2 है, आपके अडॉप्शन बना है आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अडॉप्शन एक्सेट्रा, तो देन उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रोविजन इसलिए डाला गया, कल दिन मान लो सपोज उनके अपने बच्चे हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमने गलत अडॉप्ट किया एक्सेट्रा, इस तरह से रहता है सोसाइटी के अंदर, तो इन दैट केस ये प्रोविजन है कि अगर एक बार अडॉप्शन वैलिडली बन गया है तो वो बन गया है, आप उसको कैंसिल नहीं सकते। इवन जो चाइल्ड है वो भी उसको कैंसिल नहीं कर सकता, वो ये नहीं बोल सकता है मुझे अपनी जो बर्थ फैमिली है वापस जाना है वहां पे, नो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज presumption है, presumption as to registered document relating to adoption। Whenever any document registered under any law for time being in force is produced before any court purporting to be record an adoption made and is signed by the person giving and person taking the child adoption, the court shall presume that the adoption has been made in compliance with the provision of this act unless and until it is disproved। तो जब ऑब्वियसली जब आप अडॉप्शन डीड बनाते हो, अडॉप्शन को रजिस्ट्रेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ठीक है। आफ्टर दैट उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग एक कोर्ट प्रिज्यूम करता है, ठीक है, ये प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट प्रिज्यूम कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये सही बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन बना है, ठीक है। तो देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम, या शैल वर्ड यूज हुआ है, तो दिस इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। आपको क्वेश्चन आ सकता है ये कौन सा प्रिजम्पशन है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ
and it is revertible presumption. रिवर्टेबल presumption आप इसके रिगार्डिंग एविडेंस दे सकते हैं, तो ठीक है। Then prohibition of certain payments. No person shall receive or agree to receive any payment or other reward in consideration of the adoption of any person, and no person shall make or give agree to make or give to any other person any payment or reward, the receipt of which is prohibited in the section. So, if any person contravene the provision of subsection 1, it shall be punishable with imprisonment, with may extend to 6 months, or with fine, with both. No prosecution under this section shall be instituted without the previous sanction of the state government, an officer authorized by the state government in this behalf. सबसे पहली बात ये आपको एक तरह से यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया कि कोई भी पैसा जब कोई पर्सन अडॉप्ट करता है या अडॉप्शन में देता है चाहे, वो रिसीव नहीं करेगा पैसे, मतलब आपका मनी रिसीव नहीं करेगा कोई भी, ठीक है, पेमेंट रिसीव नहीं करेगा इन लियन ऑफ द अडॉप्शन। अगर किसी ने ऐसा किया, किसी ने अगर कोई रिवॉर्ड लिया, पैसे लिए एक्सेट्रा, तो वो कंट्रावेंशन होगा, उसके लिए पनिशमेंट है यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन और विद बोथ। ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। देन मोरओवर यहाँ पे अगर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना है ऐसे पर्सन के अगेंस्ट, तो यहाँ सबसे पहले आपको सैंक्शन लेनी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, और या फिर कोई ऑथोराइज पर्सन है गवर्नमेंट जो ऑफिसर होगा उसकी कंसेंट होगी। दिस इज ऑल अबाउट आपके अडॉप्शन के रिगार्डिंग। आप डायरेक्ट एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, एंड जो न्यू है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्हें ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है आप प्लीज कमेंट्स लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी क्वेरीज आप जरूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। एंड देन अगर आप इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ऐप का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं आप। प्ले स्टोर से में जाके हिमालयन ज्यूडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, तो वहाँ से आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और यही सारे वीडियो लेक्चर आपको ऐप पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पे साथ में आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे एक्सेस मिल जाता है, तो जो कि आपको बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि डायरेक्ट रिवीजन के साथ एमसीक्यूज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में काफी हेल्प करेगा, और वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है ऐप में, तो वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको जाना चाहिए उस एमसीक्यूज प्रैक्टिस में, ताकि प्रैक्टिस आपको काफी अच्छी हो, क्योंकि डायरेक्ट हमने कर लिया है तो आपको पता भी तो होना चाहिए कितना इम्प्रूव कर रहे हो आप, तो वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस से ही आपको आपका स्कोर बोर्ड पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।